कॉमरेड्स, क्राइसिस की बात हो रही है और बार बार वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के सेशन में भी आपने डिस्कशन सुनी होगी कि इस वक्त हम एक बहुत बड़े आलमी मालियाती बहरान में रह रहे हैं। खास तौर पर जो 2020 का साल था, एक बहुत बड़े बहरान की शक्ल के अंदर उसका इजहार हमें नजर आया, जिसमें जो जीडीपी था दुनिया का, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक का, वो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर उसमें गिरावट आई। खासतौर पर बरतानिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो तकरीबन -10% का जीडीपी ग्रोथ रेट था, यानी कि 10% उनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो गुज़िश्ता 300 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस है। पिछले 300 साल में बरतानिया की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया था। इसी तरह अमेरिका, जर्मनी, जापान और चाइना, तमाम बड़ी इकोनॉमीज जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी या इतने बड़े पैमाने के ऊपर ग्रो नहीं कर रही। उसकी एक वजह तो जाहिर है पेंडेमिक को बताया गया कि कोविड की वजह से इकोनॉमीज को बंद करना पड़ा, बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री सारी दुनिया में बंद हो गई और पैदावारी शोबों के अंदर गिरावट आई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर ये वबा ना भी आती, ये पेंडेमिक ना भी आता, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू था ये पूरी सरमायादाराना मईशत में और आलमी सतह पर एक बहुत बड़े बहरान की पेशन गोई पहले भी की जा रही थी। और उसकी मिसाल हमें 2008 में नजर आती है कि 2008 में कोई वबा नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं पूरी दुनिया में हुए थे, लेकिन उसके बावजूद 2008 में हमें एक बहुत बड़ा आलमी मालियाती बहरान देखने को मिला था, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजें क्रैश कर गई थी न्यूयॉर्क की, और दुनिया भर के अंदर हमें देखा कि बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। जो सरमायादारी की तारीख का जो सबसे बड़ा दिवालिया था, लेमन ब्रदर्स का $300 अरब का मालियत का बैंक था, जो कोलैप्स हो गया था। इसी तरह और बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स हो गई थी, जिनको फिर बेल आउट पैकेजेस दिए गए। तारीख के सबसे बड़े बड़े बेल आउट पैकेजेस अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में दिए गए, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए गए ताकि सरमायादाराना मईशत को बचाया जा सके, सरमायादाराना कंपनियों को, बैंकों को बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो बहरान खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका इजहार पैदावारी शोबे में, मालियाती शोबे से स्टार्ट हो गया, वो पैदावारी शोबे में गया, इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया, कार इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्रीज को, और अल्टीमेटली जो था वो एक मेहनत कश तबके पे भी उसके असरात नजर आए, जब फिर बहुत बड़े बेल आउट पैकेजेस और जो लिक्विडिटी का क्राइसिस बन गया था, उसको पूरा करने के लिए नोट छापने, तारीख के सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था क्वांटिटेटिव ईजिंग का, जिसको मिकदारी आसानी उर्दू में कहते हैं, लेकिन इसमें नोट छापे जाते हैं। अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ने सरकारी तौर पर डॉलर छापने शुरू किए, यूरो छापे गए, बरतानिया में पाउंड छापे गए, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नोट छाप के उस क्राइसिस को पूरा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्टेरिटी का आगाज कर दिया गया, कटौतियां लगा दी गई लोगों के जो थे वेलफेयर के शोबे थे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे कट्स लगाए गए, प्राइवेटाइजेशन की गई, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे फैली, और एक सियासी अदम इस्तेकाम हमें पूरी दुनिया में भी नजर आया, जिसका इजहार फिर सियासी पार्टियों में, तहरीकों में और बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के अंदर नजर आया। तो ये हमें नजर आता है कि एक बहरान ज़दा क्राइसिस, एक जो सरमायादाराना निज़ाम है, और हम बार बार बात करते हैं कि जिस सरमायादारी का निज़ाम की जो बुनियाद है वो बूम और स्लम्प साइकिल्स के ऊपर है, कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि सरमायादारी एक तवील अरसे तक जो है वो मुसलसल अ, अ, पैदावारी शोबे बढ़ते जाएं और मीशतें तरक्की करती रहें, जीडीपी बढ़ता जाए, और ये सिलसिला जो है वो हमेशा जारी रहे, बल्कि एक वक्त में हमें इसका उल्ट नजर आता है और एक क्राइसिस की कैफियत नजर आती है। इससे पहले भी हमें नजर आता है कि 72-73 में ऑयल क्राइसिस था पूरी दुनिया में, जिसने मीशत को बहुत बड़े पैमाने पर झटके दिए, और फिर 80s के अंदर हमें इस तरह के क्राइसिस नजर आते हैं। तो ये एक मुसलसल अमल हमें सरमायादारी के अंदर नजर आता है। इससे बड़ा जो एक क्राइसिस जो 1929 का अक्सर जिक्र किया जाता है और जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो अभी हालिया क्राइसिस है वो उससे बहुत आगे तजावुज कर चुका है। लेकिन 1929 एक बड़ा अहम एक वाकया था सरमायादारी की तारीख का, जब अमेरिका से शुरू होने वाला जो मुआशी बहरान था वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, और 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए 2 से 3 सालों में। लेकिन इस पिछले साल हमने देखा कि सिर्फ एक माह के अंदर 4 करोड़ लोग अमेरिका के अंदर बेरोजगार हो गए थे। तो 1929 के अंदर भी हमने देखा कि उससे पहले एक रोरिंग ट्वेंटीज का फिनोमिना था, कि बहुत ज्यादा
ग्रोथ हो रही थी, स्टॉक एक्सचेंजों के अंदर बहुत ज्यादा कारोबार था, लेन देन था, और स्टॉक्स की कीमतें बड़ी तेजी के साथ उनमें इजाफा हो रहा था। और ऐसे भी वाकयात एक रेगुलर रूटीन बन गए थे कि एक ही शेयर की कीमत 10 गुना 20 गुना तक बढ़ जाती थी बहुत ही कम अरसे में, और लोग बहुत ज्यादा शेयर्स की खरीदारी कर रहे थे, स्टॉक्स बिक रहे थे, और फैलते जा रहा था स्टॉक्स का कारोबार। लेकिन फिर हमने यकदम देखा कि 1929 में वो सारा का सारा जो है वो अपने उल्ट में तब्दील हुआ, और वो जो सरमायादाराना मईशत थी वो अपने एक बहुत बड़े तारीख के बड़े बदतरीन बहरान के अंदर अमेरिका के अंदर चली गई। स्टॉक्स कोलैप्स कर गए, जो डॉ जोन इंडेक्स था वो कोलैप्स कर गया, 20% तक कम हो गया चंद दिनों के अरसे के अंदर। और फिर वो अक्टूबर नवंबर में, और वो जो 1929 का बहरान था वो फिर स्टॉक एक्सचेंजों से होता हुआ बैंकों के अंदर चला गया। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बैंक दिवालिया हो गए, और पूरी अमेरिका के अंदर लोगों के जो रकमें पड़ी हुई थी बैंकों के अंदर वो खत्म हो गई, क्योंकि उस वक्त तो इंश्योरेंस का उस तरह का सिस्टम रियासत की तरफ से नहीं था, या चेक एंड बैलेंस नहीं था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कार इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया, वो सेल्स कम होती चली गई, और अल्टीमेटली स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्राइसिस आया, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पूरे अमेरिका में बढ़ गई। और ये प्रोसेस फिर 3-4 साल चलता रहा। इसके अंदर छोटे छोटे वक्फे ऐसे आए कि थोड़ी बहुत बहाली नजर आई, लेकिन अल्टीमेटली हमें नजर आता है कि पूरा 1930s के अंदर ही ये क्राइसिस किसी ना किसी शक्ल में जारी रहा। और उसको निकलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तारीख का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको न्यू डील कहा जाता है अमेरिकी सदर रूजवेल्ट की तरफ से। और उसके अंदर अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लाखों मील की सड़कें बनाई गई, बहुत से पुल बना दिए गए हजारों, और पूरा अमेरिका के अंदर जो है वो डैम्स और कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। और दूसरी तरफ इसको केनीजियन एक हम कहते हैं कि मॉडल था कि रियासती सरमायाकारी के जरिए जो है वो बुहरान के ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद मुकम्मल तौर पर इस बुहरान से काबू नहीं पाया जा सका, और ना ही तमाम लोगों को रोजगार फराहम किया जा सका। इस दौरान हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जब बेरोजगारी फैली तो गुर्बत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैलनी शुरू हो गई। एक तरफ घर मौजूद थे, लेकिन लोग जो थे लाखों लोग सड़कों के ऊपर रह रहे थे, और लोगों ने वो शुरू कर दिए गत्ते के और लकड़ी के छोटे छोटे फट्टे लगा के उनके अंदर रहना शुरू कर दिया, और पूरे पूरे आबादियां इस तरह कई शहरों के अंदर फैलनी शुरू हो गई। एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पे कपड़े और मौजूद थे, लेकिन लोगों के पास पहनने के लिए नहीं थी। खुराक जरूरत से जायद थी, लेकिन उसके बावजूद लोग जो थे वो भूखे थे, और हंगामे शुरू हो गए, फसादात शुरू हो गए, जहाँ पे भूखे लोग जो थे वो हमला भी करते थे, और जराइम के अंदर इजाफा हो रहा था। तो इस किस्म की सूरत हाल अमरीका के अंदर उस वक्त जारी रही। फिर उसमें हमने देखा कि मजदूर तहरीक के अंदर एक नई उठान आई 34-35 में। एक जो पहले एएफ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर थी, उससे अलग होकर सीआईओ के नाम से एक नई पूरे मुल्क की सतह के ऊपर एक फेडरेशन बनी, जिसने मजदूरों को मुनज़्ज़म किया। बहुत बड़े बड़ी हड़तालें अमेरिका के अंदर नजर आई, जिसमें उजरतों में इजाफे के लिए और दूसरे बुनियादी जरूरियात के लिए मजदूरों ने एहतजाज किए। लाखों मजदूर हड़तालों के अंदर इन्वॉल्व थे, और जो ऑर्गेनाइज लेबर थी वो 3 गुना हो गई जो बहरान से पहले की शरह थी उसके बाद। तो हम देखते हैं कि इसके सारे एक पूरे समाज के ऊपर असरात मुरतब हुए। लेकिन इस मुआशी बहरान से जो निकलने का सरमायादारों के पास, और ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था, ये बरतानिया में पूरे यूरोप के अंदर उस वक्त 1929 का जो बहरान था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, फैल गया था। और अल्टीमेटली दूसरी आलमी जंग हुई, उसके अंदर फिर ये बहरान खत्म हुआ। और अमेरिका के अंदर जो था, हम देखते हैं कि जंग के दौरान जब उन्होंने जरूरत हुई पैदावारी शोबे को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ाने की, असले की पैदावार में और दूसरे जरूरत में, तो तब बेरोजगारी और फिर दूसरी प्रोडक्शन और डिमांड का इजाफा हुआ, और फिर बहरान से निकले। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी आलमी जंग के बाद एक बूम का पीरियड नजर आता है, जो सरमायादारी की तारीख का सबसे बड़ा बूम है, जो 1973-74 तक जारी रहा। गो कि उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन नजर आती हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि 73-74 में क्राइसिस शुरू होता है, और फिर उसके बाद एक क्राइसिस की तारीख।
लेकिन हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरमायादारी के अंदर बहरान आता क्यों है, और उस हवाले से मुख्तलिफ हम डिस्कशंस डिबेट्स करते हैं कि जो आलमी सतह के ऊपर सरमायादाराना निज़ाम की बुनियादें हैं या जो तजारती पॉलिसियां हैं आजकल, पिछले अरसे में हमें दूसरी तरफ जो है वो सरमायादाराना मईशतदान बहुत सी वजूहात बताते हैं बहरान की, कि ये और वो ज़्यादातर सतही वजूहात होती हैं बहरान की, कि इस वजह से बहरान आ गया, उस वजह से बहरान आ गया। मसलन पिछले अरसे में हमें कहा जा रहा था कि तजारती जंग जो ट्रंप और ने शुरू की थी चीन के खिलाफ, ट्रेड वार, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से बहरान आ गया। वो यकीनन एक फैक्टर है और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो, और उसके सियासी असरात भी मौजूद हैं और उसकी वजूहात सियासी और अमेरिका और चीन के तनाज़े की मौजूद है। लेकिन हमें नजर आता है कि जो मालियाती बहरान है वो उसके बावजूद अगर ये ट्रेड वार ना भी होती तो भी आ जाना था। इसी तरह हमें बताया जाता है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं या और बहुत सी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से बहरान आता है। इसी तरह जब 1929 का बहरान आया, उस वक्त भी जो बोर्जुआ मईशतदान थे उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात तलाश की। बहुत सी एक मशहूर किताब है केपी गैल्ब्रेथ की कि बहरान क्यों आया, उसमें जो वजूहात उसने लिखी हैं, तो उसमें कहा कि जी कॉरपोरेट जो स्ट्रक्चर है, जो कंपनियों का ढांचे बने हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है, और उसके अंदर 1929 में उसने कहा कि तब्दीलियां करने की जरूरत है, इनको बेहतर किया जाए तो बहरान पे काबू पाया जा सकता है। जिसमें जो कंपनियां हैं बगैर तहकीक किए कर्जे दे देती हैं ऐसे लोगों को जो कर्जा वापस नहीं कर सकते, और फिर वो कर्जों के आगे से कर्जे, और इस तरह का एक पेचीदा निज़ाम बना हुआ है। दूसरा उसने बताया कि उस वक्त बताया था कि बैंकिंग स्ट्रक्चर कमजोर है और बैंकों के अंदर मजीद सख्त करने की जरूरत है कवानीन रियासत को, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका लिक्विडिटी का प्रोसेस, उनका कर्जे देने का प्रोसेस, उनके जो उनके पास ज़राए हैं उनका हुजम देखकर ही बैंकों को लाइसेंस देना चाहिए या उनकी रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। दूसरा उसने बताया था कि 1929 के बहरान की वजह ये थी कि इमारत और गुर्बत की खलीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जो अमीर तरीन 5% लोग थे उस वक्त अमेरिका में, वो एक तिहाई पैदावार जो थी मुल्क की उसका वो निचोड़ रहे थे। और जो निचले जो थे तबका, उसके पास इतने बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार का हिस्सा नहीं आ रहा था, और उस इमारत और गुर्बत की बढ़ती खरीद की वजह से बहरान आया था। दूसरा फिर उसने 1929 में बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से कि तजारती खसारा बढ़ गया था, और अब पहली आलमी जंग के बाद अमेरिका ने कर्जे देने शुरू कर दिए थे बहुत ज्यादा यूरोपीय ममालिक को, क्योंकि वो बरतानिया फ्रांस वगैरह बहरान के अंदर चले जा रहे थे, उस वजह से क्राइसिस आया। लेकिन इसके अंदर हम नजर आता है कि ये बड़ी अहम वजूहात हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये 2008 में अगर आप मालियाती बहरान की वजूहात पढ़ें तो ये कमोबेश तकरीबन यही बताते हैं कि उसके अंदर भी 2008 में भी वो यही बताते हैं कि कंपनियों ने जो थे वो कर्जे हेज फंड शुरू कर दिए थे, और कर्जे खरीद के फिर आगे बेचना, फिर उससे आगे बेचना, ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं रही थी। दूसरा वो ये 2008 में ये भी बता रहे थे कि बैंकों को खुली छूट दी हुई थी और पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था, और रियासत का कंट्रोल उस तरह मजबूत नहीं था माजी की तरह, इस वजह से बहरान आया। और इसी तरह दूसरी वजूहात भी कमोबेश इसी तरह बताते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जो असल क्राइसिस की वजह सरमायादारी में बनती है, जो मार्क्स ने पॉइंट आउट की और जिस पर मार्क्स ने बहुत ज्यादा लिखा, बेसिकली जो सरमायादारी का सारा उसने दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम, बल्कि उसका थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू पे डाल दें तो 4 वॉल्यूम तो लिखे। उसने सरमायादारी का तमाम तर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि सरमायादारी काम किस तरह करती है, उसके क्या तजादात हैं, और वो जो तमाम तर जो कमोडिटी प्रोडक्शन है और वो जो सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या तजादात है। और उसमें फिर मार्क्स ने बड़े वाजे तौर पर बताया था कि ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस जो है वो सरमायादारी के अंदर एक ऐसा क्राइसिस है जो मुसलसल एक बहरान की वजह बनती है, और जो मुसलसल सरमायादारी को बहरानों के अंदर धकेलता चला जाएगा। उस एक दफा बहरान से निकलेंगे फिर दोबारा बहरान में दाखिल होंगे, एक दफा फिर बूम आएगा तो वो उससे बड़े क्राइसिस की, उससे बड़े स्लम्प की जो है वो बुनियाद दर हकीकत बनेगा। और उस हवाले से जो मार्क्स का, अगर आप दास कैपिटल का मुताला करें जो हमने पीछे
पहले वॉल्यूम के काफी ज्यादा चैप्टर तकरीबन सारे हमने पढ़े हैं अपने स्कूलों में, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो सरमायादारी के पूरा एक प्रोसेस को बयान करता है कि कमोडिटी प्रोडक्शन है, यूज वैल्यू की डिस्कशन है, फिर सरप्लस वैल्यू जो फैक्ट्री के अंदर क्रिएट होती है, जो मजदूर की गैर अदाशुदा उजरत होती है, और फिर किस तरह वो सरप्लस वैल्यू को प्रॉफिट्स के अंदर सरमायादार तब्दील करते हैं, कदर जायद जिसको सरप्लस वैल्यू उर्दू में कहते हैं, और प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो हमें नजर आती है। और फिर इसी तरह पूरा एक प्रोसेस बनता हुआ नजर आता है, जिसमें एक तरफ यूज वैल्यूज हैं, कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक्सचेंज वैल्यूज हैं जो कि कदर तबादला है, जो कि मार्केट के अंदर एक्सचेंज हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए मार्क्स जो वजूहात सरमायादारी के बहरान की बताता है, वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है, जायद पैदावार का बहरान। अब इसको मैं समझता हूँ कि समझने की जरूरत है कि जायद पैदावार के बहरान से जब हम कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है, उसके बहुत से गलत मतलब भी निकाल लिए जाते हैं, खासतौर पर जो लेफ्ट रिफॉर्मिस्ट हैं या जो अपने आप को नाम नेहाद मार्क्सिस्ट कहते हैं, या इसी निज़ाम में रहते हुए बेहतरी की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, वो भी इसके मुख्तलिफ मतलब गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। इसलिए कॉमरेड्स को बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि ओवर प्रोडक्शन से क्या मुराद है। तो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर ओवर प्रोडक्शन से मुराद ये है कि जितनी मार्केट के अंदर चीजें बेची जा सकती हैं उससे ज्यादा पैदा हो रही है। ओवर प्रोडक्शन एक प्लान्ड इकोनॉमी में, एक सोशलिस्ट समाज में, वो आप उसको आबादी के साथ के तनासुब से देख सकते हैं, या किसी भी और समाज में आप आबादी के तनासुब से देखेंगे कि जितनी आबादी के अंदर जरूरत है कपड़ों की, उससे ज्यादा कपड़ा पैदा हो गया है, या जितना जूतों की जरूरत है, जितने खुराक की जरूरत है, जितने घरों की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, उससे ज्यादा गाड़ियां पैदा हो गई हैं, तो आप उसको कहेंगे जी ओवर प्रोडक्शन है। लेकिन सरमायादारी के अंदर ऐसा नहीं होता। सरमायादारी के अंदर ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि मार्केट की जरूरत से जितनी चीजें बेची जा सकती हैं, जितनी चीजें फरोख्त की जा सकती हैं, उससे ज्यादा पैदा हो गई हैं, तो उसको हम ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। और वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस जो है वो सरमायादारी के अंदर बनता है कि मार्केट की कैपेसिटी से, मार्केट की जो खपत है, कंजप्शन जितनी हो सकती है, उससे ज्यादा जब पैदा हो जाता है, वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस कहलाता है। तो इसके मुख्तलिफ हल भी पेश किए जाते हैं, या इसके मुख्तलिफ जो सरमायादाराना बुनियादों पे जॉन कीन्स का हल है उस पर भी हम बात करेंगे, और दूसरी डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये हल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि सरमायादारी में जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग हो जाता है कंजम्पशन के प्रोसेस से। और ये एक सरमायादारी का ही फिनोमेना है कि जिसके अंदर पैदावार सिर्फ पैदावार बराए पैदावार की जाती है, और जो सरमाए का इर्तिकाज है वो महज सरमाए का इर्तिकाज करने के लिए ही किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि वॉल्यूम 1 जो है दास कैपिटल का, उसके अंदर एक पूरा सेक्शन है अकोमोलेशन ऑफ कैपिटल का, कि सरमाए का इर्तिकाज कैसे होता है, और उसके ऊपर बड़ी डिटेल से मार्क्स ने सारा उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। लेकिन उसके अंदर हमें नजर आता है कि सरमायादारी में कि सरमायादार के लिए नागुजीर है, उसके लिए लाजमी है कि वो जितना सरमाया उसने इकट्ठा किया है, अकोमोलेट किया है, वो दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वेस्ट करे। अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल लेता है तो वो फिर वो सरमाया जो है उस प्रोसेस से निकल के जाया हो सकता है, वो दौलत बन जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा, या वो अपनी वो जो एक ताकत है वो खो देगा। इसलिए अगर किसी कोका कोला ने फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी ने 50 अरब डॉलर कमा लिए हैं, या अमेजोन ने 100 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा कमा लिए हैं, उसके लिए लाजमी है कि वो फिर इन्वेस्ट करे, नई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वेस्ट करे, किसी दूसरी शोबे के अंदर इन्वेस्ट करे, या उसी शोबे के उसको मजीद एक्सपैंड करे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने की कंपनी हम देखते हैं कि 1000 अरब डॉलर, या एप्पल कंपनी 1000 अरब डॉलर की हो गई है, तो वहां पे एप्पल कंपनी बस नहीं कर देगी कि नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना खत्म नहीं कर देगी। एप्पल कंपनी के लिए नागुजीर है कि वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मुसलसल इन्वेस्ट करती जाए। अगर वो 1200 अरब डॉलर की कंपनी होगी तब भी वो नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रोडक्ट्स में, नए करे, और उसकी वजह से वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को एक्सपैंड करते चले जाते हैं। नई फैक्ट्रियां
लगाते चले जाते हैं और नया जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते चले जाते हैं और नए से नए शोबों के अंदर जो है वो सरमायाकारी करते चले जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन का मुसलसल सरमायादारी के अंदर जारी रखना सरमायादार की एक मजबूरी बन जाता है और उसके जरिए जो है जितना फिर मजीद उसमें से प्रॉफिट जनरेट होंगे, उसमें से सरप्लस जनरेट होगा, वो फिर सरमायादार ने उसी प्रोसेस के अंदर दोबारा इन्वेस्ट करना है। तो प्रोडक्शन फॉर द प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन जारी है और कमुलेशन कि दौलत का इर्तिका कि बिल गेट्स क्यों इतने पैसे जमा करता चला जा रहा है, या जेफ बेजोस है या और दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार हैं या मुस्लिम ममालिक के अंदर हमें नजर आता है, वो इसलिए इर्तिकाज करते जा रहे हैं कि उन वो कमुलेशन फॉर द कमुलेशन कि वो तमाम मराद दुनिया की हासिल कर चुके हैं। दुनिया के फॉर एग्जांपल अमीर तरीन आदमी अगर बनने की किसी की ख्वाहिश है तो वो भी बन चुका है, लेकिन उसके अगर अमीर तरीन आदमी बन गया तो उसके बाद वो बिल्कुल अपना कंपनी बंद करके और सारी दौलत समेट के कोने में किसी जजीरे में याशी की जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि वो मुसलसल फिर उसको इन्वेस्ट करता चला जाएगा, वरना कोई और आदमी दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाएगा और वो फिर उसका दौलत कंज्यूम हो सकती है। तो ये एक प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन और एकमुलेशन फॉर द सेक ऑफ एकमुलेशन सरमायादारी में जारी रहती है। इसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये मार्केट से और कंजम्पशन से अलग हो जाता है और उसमें वो जो इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है या जो कैपिटलिस्ट है वो ये नहीं देख रहा होता कि उसकी जो प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो उस तरह एक्सपेंड कर भी रही है या नहीं कर रही है, लोगों की बाइंग पावर उस तरह मौजूद है या नहीं मौजूद। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम इसमें देखते हैं, जो मार्क्स ने एक्सप्लेन की, कि जो प्रॉफिट्स हैं या जो सरप्लस है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, वो दर हकीकत मजदूर की गैर अदाशुदा उजरत होती है जो सरप्लस लेबर सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस करती है। कि अगर मजदूर 8 घंटे एक दिन में फैक्ट्री में काम कर रहा है और अगर 4 घंटे नेसेसरी लेबर टाइम है तो बाकी के 4 घंटे वो सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, सरप्लस लेबर टाइम। उस हवाले से जो मजदूर को अपने काम की मुकम्मल उजरत अदा नहीं की जा रही होती है और वो सरप्लस वैल्यू से फिर वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मजदूर की जो मेहनत का इस्तेहसाल करके उसको लूट कर सरमायादार मुनाफे बना रहे होते हैं। और अगर सरमायादारों की जो सरमाए में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उनके प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे मजदूरों की, हजारों मजदूरों की, या अगर बड़ी कंपनीज हैं तो लाखों मजदूरों की वो मेहनत को निचोड़ कर उनकी गैर अदाशुदा उजरतें हैं जो उनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें नजर आती हैं, वो जो सरप्लस वैल्यू जो उन्होंने इस्तेसाल करके मजदूरों का हासिल किया है वो जो है वो सरमायादार के पास आ जाता है। और उस हवाले से हम देखते हैं कि जो मजदूर है उसके पास जो वो खरीदने की सलाहियत मौजूद नहीं रहती और मंडी के अंदर वो जो चीजें बना रहा है, जो पैदा कर रहा है, इज्तमाही तौर पर वो उसके पास खरीदने की सलाहियत या सकत मौजूद नहीं रहती और वो इतने बड़े पैमाने पर जो चीजें पैदा हो रही होती हैं वो खरीद नहीं सकता। यानी कि हम देखते हैं कि जो ये एक तजाद सरमायादारी का हमें यहाँ पे भी नजर आता है कि जो प्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर सरमायादार जो है सिर्फ इस्तेसाल करके ही पैसे बना सकता है, मजदूर का गैर अदाशुदा उजरत को एक्सप्लॉइट करके, उसकी सरप्लस लेबर को एक्सप्लॉइट करके उसके प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट करता है। और ये जो सरमाए का और मेहनत का तजाद है वो मुसलसल सरमायादारी में मौजूद रहता है और सरमायादार कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। उसके वो मशीन कोशिश करता है कि कम से कम, इसमें एक और फिर आगे आ जाता है कि सरमायादार की कोशिश होती है कि वो कम से कम मजदूरों से ज्यादा पैदावार ले और उसके अंदर जो है वो मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में मुसलसल इन्वेस्टमेंट की जाती है और कम मजदूरों से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश की जाती है, जिसका अगर मार्क्सिस्ट टर्म्स में देखा जाए तो डेड लेबर और लिविंग लेबर का जो है हमें नजर आता है कि जो मशीन होती है वो भी बेसिकली मजदूरों ने ही बनाई होती है और मशीन कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही होती, बल्कि मशीन अपनी वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली उसके अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। कि एक बहुत बड़ी फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने की मशीन है अगर, तो वो अपनी वैल्यू
वो एक समझते हैं कि डेड कैपिटल वहां पे मौजूद है, या मजदूरों ने जो मशीन बनाई है वो अपनी एक तमाम तर मेहनत उसके अंदर मुजतमे कर दी है। तो वो जो मशीन है उसकी वियर एंड टियर होगी ज़्यादा 10 साल उसकी जिंदगी है, या 20 साल है, या जितनी भी है। तो वो उन 20 सालों के अंदर अपनी जो वो तमाम तर मुजतमा शुदा मेहनत है वो ट्रांसफर करती जाएगी उस कपड़े के अंदर, जो वो उस मशीन से पैदा होता चला जाएगा। और या इसी तरह जो दूसरा खाम माल है, चाहे बिजली है या धागा है या और केमिकल्स हैं, वो सारे रॉ मटेरियल्स भी वो हम समझते हैं कि मजदूरों की बनाई हुई जो है वो मेहनत है। तो उस हवाले से जो जो मशीन है या रॉ मटेरियल्स हैं वो कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे होते। उस हवाले से जब हम देखते हैं कि सरमायादार मशीनरी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और नई से नई कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो बेसिकली वो डेड कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। और जो लिविंग कैपिटल है, जो वेरिएबल कैपिटल है, जो मजदूर की मेहनत है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ जो मजदूर की मेहनत है इस सारे प्रोसेस के अंदर, अब वो कोई नई वैल्यू ऐड करती है उस प्रोसेस में। और जो कुव्वत मेहनत खरीदता है मजदूर की सरमायादार, उसके जरिए नई कदर या नई वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है। तो वो कम, उसका हिस्सा कम से कम होता चला जाता है, और जो डेड लेबर है उसका हिस्सा कम से ज्यादा होता चला जाता है। तो उसका भी अल्टीमेटली जो प्रॉफिट्स के ऊपर एक तो उसके असरात मुरतब होते हैं कि जितना बड़ा प्रॉफिट लिविंग लेबर को एक्सप्लॉइट करके हासिल किया जा सकता है, वो जाहिर है कि डेड लेबर की तो कीमत उसी वाले से जा करनी है। दूसरा ये है कि जो कम मजदूरों को ज़ाहिर एम्प्लॉय करेंगे तो वो मार्केट भी दूसरे लफ्जों में मजीद श्रिंक होती चली जाएगी। उस हवाले से सरमायादारी के अंदर जो सरमाए का और मेहनत का तजाद है, इसको हल करने का कोई तरीका मौजूद नहीं। सरमायादार ने मुसलसल इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन के अंदर इजाफा करना है, अपनी पैदावार मुसलसल बढ़ाते चले जाना है, ताकि अपने सरमाए को मजीद उसके अंदर इजाफा करता चला जाए। उसने सरप्लस वैल्यू जो है वो निचोड़नी है मजदूर के अंदर से। उसने प्रॉफिट्स को मुसलसल बढ़ाते चले जाना है, और अपना रेट ऑफ प्रॉफिट उसने मुसलसल बढ़ाते चले जाना है। और उसके लिए वो जरूरी है कि वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्रोडक्शन फिर इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा अशिया पैदा हो जाती हैं कि मार्केट के अंदर उनकी कंजम्पशन की सलाहियत मौजूद नहीं रहती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बार बार सरमायादारी बहरान के अंदर चली जाती है। इस हवाले से हमें जो मार्क्स की सारी डिस्कशन ओवर प्रोडक्शन के हवाले से कि जो एक क्राइसिस सरमायादारी में बार बार बनता है, उससे निकलने के या उसके हवाले से दूसरे बहुत से जो थे मार्क्स से पहले मुर्शदान, उन्होंने बात की। सिस्मोंडी इस हवाले से एक बड़ा मशहूर मुर्शदान था जिसने इस मौजू के ऊपर बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरी तरह इस इन तजादात को समझ नहीं पाया जो सरमाया और मेहनत का तजाद है, और जो जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस बनता है। लेकिन सिस्मोंडी ने काफी अहम इस हवाले से कंट्रीब्यूशन उसकी है, और मार्क्स ने उसको अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन उसमें वो अंडर कंजप्शन की ज्यादा बात करता हुआ नजर आता है, कि वो ये कहता है कि और ये एक थ्योरी जो और आमतौर पर जो लेफ्ट रिफॉर्मिस्ट या किनीजियन जो इकोनॉमिस्ट हैं या दूसरे बात करते हैं, वो कि अंडर कंजप्शन की वजह से क्राइसिस सरमायादारी का पैदा होता है। कि अगर लोग, जिसमें आमतौर पर जो बोर्जुआ इकोनॉमिस्ट एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है इफेक्टिव डिमांड, कि इफेक्टिव डिमांड नहीं है, कि जितनी डिमांड होनी चाहिए चीजों को खरीदने की उतनी नहीं है, इस वजह से क्राइसिस आ रहा है। और हम किसी तरह का डिमांड को बढ़ा दें, कि मसला ओवर प्रोडक्शन का नहीं है, मसला डिमांड की कमी का है, अंडर कंजम्पशन का है, लोग उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, इस वजह से क्राइसिस आया। ये एक, मैं समझता हूँ, बड़ा एक बुनियादी गलती है जो बोर्जुआ मुइशदान अक्सर करते भी हैं। और बहुत से जो लेफ्ट विंग लोग हैं या अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, वो इस गलती के अंदर आप धोखे का शिकार भी हो जाते हैं, जिससे बचने की जरूरत है, जिसको समझने की जरूरत है कि अंडर कंजम्पशन की वजह से क्राइसिस नहीं आता। अंडर कंजम्पशन एक अमूमी एक
अमल है जो मौजूद होता है। सरमायादारी के अंदर भी अंडर कंजम्पशन मौजूद होती है कि जितनी ज्यादा चीजें लोगों को खरीदनी चाहिए, जितना कपड़े की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल मेहनत कशों को या आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को, उतना कपड़ा नहीं खरीदते, जितनी खुराक की जरूरत है उतनी नहीं खरीदते, जितने मकानों की, जितनी गाड़ियों की, जितनी ट्रांसपोर्ट या जितनी भी बुनियादी जरूरियात हैं या कमोडिटीज हैं, जितनी वो टीवी है, फ्रिज है, वो खरीदना उनको चाहिए, वो नहीं खरीदते। एसी नहीं लगवा सकते बहुत से मेहनत का, यूपीएस आजकल गर्मी है लाहौर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 51 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बावजूद लोगों के पास यूपीएस की सहूलत नहीं है, कईयों के पास एसी की सहूलत नहीं है, पंखा कईयों का खराब है वो ठीक नहीं करवा पाते, या बहुत से ऐसे अंडर कंजप्शन मौजूद होती है। लेकिन क्राइसिस की बुनियाद जो है वो अंडर कंजम्पशन नहीं होती, इसको हमें समझने की जरूरत है। और अंडर कंजम्पशन जो है वो सरमायादारी से पहले के समाजों के अंदर भी मौजूद रही है। जब अगर आप अगर ये बर्रे सगीर को देख लें तो अंग्रेजों के आने से पहले या सरमायादारी के आने से पहले भी यहाँ पे जो निज़ाम था उसके अंदर अंडर कंजम्पशन मौजूद थी कि लोग इतने बड़े पैमाने के ऊपर जाहिर है हर कोई बड़ी इमारतें नहीं बनवा रहे थे। ताजमहल तो एक ही है, पूरी पूरी दुनिया में एक ही है। तो यहाँ पे जो लोग थे या अपने कच्चे मकानों में रह रहे थे या कपड़े के ऊपर या इतने ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कभी भी या जागीरदाराना निजाम यूरोप के अंदर रहा है, वहां पे अंडर कंजम्पशन मौजूद रही है, गुलामदारी के अंदर अंडर कंजम्पशन मौजूद रही। लेकिन वहां पे बहरानों की वजह भी एक बड़े पैमाने के ऊपर जहाँ पे जंगें और कुदरती आफात और दूसरी वजूहात रही हैं, वहाँ पे ये थी कि कम पैदावार एक बहुत बड़ा मसला था कि जितनी ज्यादा लोगों की जरूरियात थी उतनी ज्यादा पैदावार ही नहीं हो पाती थी, और ज़राए पैदावार इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे कि तमाम लोगों की जरूरियात उस वक्त पूरी कर सकते। लेकिन सरमायादारी हमें एक वाहिद निज़ाम इंसानी तारीख का नजर आता है जिसके अंदर पहली दफा हम देखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन का एक बुहरान मौजूद है, कि बुहरान इस वजह से है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है और उस वजह से मईशत चल नहीं पा रही, और मईशत एक क्राइसिस के अंदर, एक खाई के अंदर गिर जाती है, और इस वजह से गिर जाती है कि चीजें ज्यादा हैं और लोग खरीद नहीं पा रहे, और ये एक बुनियादी तौर पर बहरान की वजह बनती है। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि सरमायादारी में अंडर कंजम्पशन का बहरान है, कि सरमायादारी के अंदर अगर लोगों की उजरतों के अंदर इजाफा कर दिया जाए, तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, या रियासत की तरफ से ऐसे इकदाम किए जाएं कि लोगों की कुव्वत खरीद के अंदर इजाफा हो जाए, तो बहरान से काबू पाया जा सकता है, जो कि गलत मफरूजा है, गलत थ्योरी है अगर हम उसके हवाले से बात करें। क्योंकि जब बहरान आता है तो उससे पहले एक बूम का पीरियड होता है। जैसे अगर आप 2008 की बात करें या 1929 के बहरान की बात करें तो उससे पहले आपको एक बूम का पीरियड नजर आता है, और बूम के पीरियड के अंदर हमें नजर आता है कि बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, नई इंडस्ट्री लग रही है, नई मशीनें आ रही हैं, नए कारोबार फैलता चला जा रहा है, जिसके लिए फिर नए मजदूरों की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में 1968 का जब एक यहाँ पे इनकलाब आया था उससे पहले हमें नजर आता है कि 7% का जीडीपी का ग्रोथ रेट था, जिसमें पैदावारी शोबे के अंदर बहुत बड़े ग्रोथ हो रही थी, और लाखों की तादाद में नए मजदूर भर्ती करने की जरूरत थी। सुवात से, पश्तूनख्वा से, पंजाब के दूसरे इलाकों से लोग लाहौर में, कराची की सनतों में, फैसलाबाद के अंदर आ रहे थे, और उनको नौकरियां मिल रही थी। यानी कि पैदावारी शोबे के अंदर खपत थी और मजदूरों की डिमांड मौजूद थी। तो ऐसे मौके के ऊपर जब मजदूरों की डिमांड हो तो जाहिर है उजरतों के अंदर भी इजाफा होता है, और सरमायादार जो है वो उजरतें बढ़ाते हैं। अगर कोई 1000 ले रहा है उसको 1500 पे, 2000 पे, ताकि मजदूरों को कमर आदम, ज्यादा आधा से ज्यादा घंटा गुजर चुका है आपकी लीड ऑफ। जी, तो वो उसको खपा सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब यानी कि उजरतें बढ़ रही होती हैं तो उसके बावजूद अगर बहरान आता है, उसके बावजूद एक क्राइसिस की कैफियत बनती है, तो उसकी वजह उजरतों के अंदर कमी नहीं है, बल्कि उसके अंदर प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस बूम के पीरियड में, कि उसके बावजूद के लोगों की उजरतें बढ़ रही हैं, लोगं के रोजगार मिल रहा है, उसके बावजूद जितनी ज्यादा पैदावार हो रही है वो कंज्यूम नहीं हो पाती मार्केट में, और मंडी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इससे निकलने के भी इसमें जो एक तरीका जो केनीजियन मॉडल है कि भाई आप रियासती सरमायाकारी करें, यानी कि हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर दे, या हुकूमत टैक्सों के अंदर
कमी बेशी करने से जो है वो इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है, जो कि हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। अगर सरमायादारों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है तो फिर वो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो नए सनतों के अंदर पैदावार नहीं करेंगे और इतनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और प्रॉफिट्स के अंदर बुनियादी तौर पर कट लगेगा, जिसकी वजह से वो बहरान खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ेगा। अगर अवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो जाहिर है कि उनकी क़ुव्वत खरीद के अंदर मजीद कमी आ जाएगी, और वो फिर ज़ाहिर होती चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि अंडर कंजम्पशन को अगर बुनियाद बनाकर इस बहरान को हल करने की कोशिश की जाएगी तो ये बहरान हल नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद न्यू डील से ये बहरान हल नहीं हुआ। इसी तरह सरमायादार इससे बाहर निकलने की, बहरानों से बाहर निकलने के जो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर मंडियों का फैलाव है कि नई मंडियों के हसूल की एक कोशिश की जाती है, जिसमें कॉलोनियाँ माजी के अंदर हम देखते हैं कि नई कॉलोनीज बनाई गई, नए इलाकों पर कब्जा किया गया और वहाँ पर अपनी एशिया को फरोख्त करने की कोशिश की गई, और आलमी सतह के ऊपर ऐसे कवानीन बनाए गए जिसमें जो टैरिफ्स थे, जो कस्टम्स के बैरियर थे, उनको कम किया गया ताकि जो बड़े सरमायादार ममालिक हैं उनका माल जो है अब दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर फैल सके। लेकिन हम और उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि आलमी तजारत की वजह से, ट्रेड की वजह से जो है वो ओवर प्रोडक्शन के क्राइसिस को हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो मंडी कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है, वो कितने लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकती है, और उस मंडी के जो कंजम्पशन है उसको कितने अरसे तक कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जितना मर्जी आप इंडिया के अंदर हम इसकी मिसाल देखते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, जब सरमायादारी का यहाँ पे आगाज करने की कोशिश की गई थी, तो पहले इसको एक इम्पोर्टर के तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ से हम खाम माल जो है वो बरतानिया लेके जाएंगे और उससे पैदावार करेंगे। उस वक्त कभी भी यहाँ पे ख्याल नहीं आया था कि इंडिया को एज अ मंडी के तौर पर, मार्केट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पे सरमायादारी इंडिया के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर डेवलप होना शुरू हुई, तो इंडिया भी एक मार्केट के तौर पर उभर कर सामने आई। इसी तरह चाइना जो था वो एक मार्केट के तौर पर आया, और सरमायादारों ने वहाँ पे लोगों को अफीम फैला के, जंग के जरिए कत्ल करके वहाँ पे अपनी जो है चाइना के अंदर अपनी मंडी बनाई। इसी तरह अमरीका, लैटिन अमेरिका, सारे प्रोसेस है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो सरमायादारी का ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है वो उसके बावजूद मौजूद रहता है, क्योंकि ये एक इनहेरेंट क्राइसिस, एक उसकी किरदार के साथ जुड़ा हुआ है, जो सरमायादारी को खत्म किए बगैर वो बहरान खत्म नहीं होगा। कि सरमायादारी जितने बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार करती चली जाएगी, वो बुनियादी तौर पर सरप्लस निचोड़ के, मजदूर की गैर अदाशुदा उजरत निचोड़ के ही प्रॉफिट्स को बनाती चली जाती है, और वही जो मजदूर हैं उनकी अंदर वो क़ुव्वत खरीद मौजूद नहीं रहती कि वो जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसको खरीद सके। और सरमायादार की हमेशा कोशिश होगी कि वो कम से कम उजरत पे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। उसके लिए चाहे उसको नई मशीन लगानी पड़े, चाहे उसको वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़े, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे करने पड़े, या और दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़े लेबर टाइम को एक्सप्लॉइट करने के, तो वो दूसरे करता रहता है वो। लेकिन उसकी ख्वाहिश होगी कि दूसरे सरमायादार जो हैं वो ज़्यादा तनख्वाहें दें ताकि उसकी चीज़ें बिकें और लोग जो है वो खरीद सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और वो प्रोडक्शन का प्रोसेस बिल्कुल उस प्रोसेस से कटा होता है। इसी तरह अब नज़र आता है कि जो इस सारे प्रोसेस के अंदर एक अहम प्रोसेस, एक अहम वजह हमें नज़र आती है कि सारा जो प्रोसेस है एक दूसरे से कटा होता है, जिसकी वजह से भी हमें नज़र आता है कि वो एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि सरमायादारी को कभी भी प्लान नहीं किया जा सकता, उसको मुकम्मल तौर पर एक मंसूबे के तहत नहीं चलाया जा सकता, और उसका एक अनार्किक, एक इंतशार ज़दा किरदार होता है, जिसकी वजह से वो मुसलसल बहरानों का शिकार भी होती है। कि जैसे रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने धागा बनाया है और धागा बना के बेच दिया है, तो जिसने धागा बनाया था और वो सारी सरप्लस वैल्यू क्रिएट की थी, उसने अपने प्रॉफिट्स अब हासिल कर लिया और उसके पास वो प्रॉफिट आ गया और वो नया धागा बना सकता है। लेकिन वो धागा आगे से किधर गया है ये उसकी सरदर्द नहीं, आगे से उसका कपड़ा बना है या नहीं बना, और वो कपड़ा बांध के बिका है या नहीं बिका, ये उसकी सरदर्द नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल
हमारे सामने मौजूद हैं। मोबाइल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं। अगर कोई इसकी स्क्रीन बना रहा है तो उससे ये गर्ज नहीं है कि वो स्क्रीन आगे से जाके मोबाइल में बनी है और वो बिकी है या नहीं बिकी है। उसका एक चिप बना रहा है, वो मुसलसल अपनी एक चिप बना रहे हैं या प्रोसेसर बना रहे हैं या मेमोरी बना रहे हैं, और वो मुसलसल उनकी अपने प्रॉफिट्स उस वक्त रियलाइज हो जाएंगे जब उनकी स्क्रीन बिक जाएगी या उनका प्रोसेसर सेल हो जाएगा, या धागा बना के उसने बेच दिया है और धागे को दोबारा, वो जितना प्रॉफिट था, जितना सरप्लस क्रिएट हुआ था, वो दोबारा उसने धागे की मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया है, धागे की फैक्ट्री को एक्सपेंड कर दिया है। तो वो सारा प्रोसेस अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन वो धागा आगे कपड़ा बना है और वो कपड़ा जाके दुकानों पे बिका पड़ा हुआ है, लेकिन बिक नहीं रहा। तो ये फिर एक अल्टीमेटली शुरू के अंदर जो है वो ये क्राइसिस की कैफियत नहीं बनती। वो धागा बनाने वाला जो है वो अपने प्रॉफिट्स उसी तरह जनरेट कर रहा होता है, लेकिन जब कपड़ा अगर वो सादा का पूरा कपड़ा बना रहा है तो वो भी अपना बेच रहा है, वो आगे फिर डाइंग वाले के पास चला जाता है, डाइंग वाला केमिकल्स और वो सारे इस्तेमाल करके उसको प्रिंट करके फिर आगे बेचता है। तो वो जो प्रोसेस है, इसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ सनतों के अंदर जो है वो जारी रहता है। जो खास तौर पर जो कैपिटल गुड्स, क्योंकि दो बड़े शोबे अगर हम सरमायादारी में करें कि सरमायादारी के अंदर एक हिस्सा वो है जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, जो मशीनें बना रहे हैं, जो ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होगी, ऐसे खाम माल बना रहे हैं, जैसे मैं धागे की बात की, चमड़े की बात कर लें या और इस तरह की बातें, जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर गुड्स बना रही है या सर्विसेज डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स को अप्लाई कर रहे हैं, या दूसरी तरफ सर्विसेज जो है वो सरमायादारों को अप्लाई कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स में वो जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि आगे जैसे मोबाइल फोन है, कपड़ा है, जूता है, कार है, घर है, या कोई भी इस तरह की फिनिश प्रोडक्ट है। तो उसमें ये होता है कि जो कंज्यूमर साइड पे और जो कैपिटल साइड पे जो मुख्तलिफ लहदा प्रोसेस चल रहे हैं, उसके अपने दरमियान भी एक मार्केट क्रिएट हो जाती है। यानी कि कैपिटल गुड्स की भी एक मार्केट मौजूद है, धागे की एक मार्केट मौजूद है, मशीनें जो आगे मशीनों इंडस्ट्री में इस्तेमाल होनी है उनकी एक मार्केट मौजूद है। उसके अंदर भी सरमायादार निज़ाम के तहत उसको जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर भी एक्सपेंशन होती है। अगर वो मशीनें बनाने वाले जो है उनकी मशीनें बिक रही हैं, तो वो अपनी नई फैक्ट्रियां लगा लेंगे, अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेंगे। अगर धागा बनाने वाला है तो कारोबार अच्छा चल रहा है, वो उसमें एक्सपेंशन कर लेगा, और वो एक किसी तौर पर हम देखते हैं कि वो प्रोसेस एक खास पीरियड तक जारी रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो एक बुहरान में जाएगा कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी धागा बनाने की, अगर बढ़ जाएगी, अगर मशीनें बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर अल्टीमेटली उसने सेल करनी है, और वो फिर जो लिमिटेशन आनी है वो कंज्यूमर के ऊपर, वो मार्केट के ऊपर आनी है। और वो जो मार्केट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता, तो वो फिर एक ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस बन जाएगा और चीजों की कीमतें फिर गिरना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब एक बहरान आता है तो वो जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम कीमत के ऊपर चीजें फरोख्त करना शुरू कर देता है सरमायादार, और उसको नुकसान होता है। दौरान जो छोटा सरमायादार होगा या छोटा बिजनेसमैन होगा, वो मार्केट से आउट होता चला जाएगा, और जो बड़ा सरमायादार होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम कीमत के ऊपर चीजें फरोख्त करना शुरू कर देगा। अपने प्रॉफिट जो है वो उसके कम हो गए, बल्कि लॉस के अंदर चीजें चली जाएंगी। और वो क्राइसिस के अंदर हम देखते हैं कि वो सारा उसे निकलने के लिए फिर एक बड़े बहरान की तैयारी शुरू कर देते हैं, कि जब वो उस सारे कम कीमत के ऊपर चीजें बेच के फिर दोबारा आते हैं, तो पहले से ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर कैपेसिटी क्रिएट करते हैं, पहले से ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मार्केट्स के लिए जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उस हवाले से हम देखते हैं कि जो एक्सपेंशन हो रही होती है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। अगर आप कहें कि भाई इस वक्त अगर आप दुनिया के ज़राए पैदावार की हम हालत देखें, तो उसमें हमें नजर आता है कि इस वक्त इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि दुनिया की तमाम कम अज कम बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकती है। खुराक की ज़रूरियात दुनिया के अंदर इस वक्त तमाम लोगों को जो बेसिक आइटम है, आटा है, चावल है, दालें है, सब्जी है, गोश्त है, वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। इतनी दुनिया के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। अगर कपड़े की बात की जाए तो दुनिया के अंदर इतना कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री मौजूद है कि तमाम लोगों को जो है वो कपड़ा प्रोवाइड किया जा सके, तमाम लोगों को घर बेहतरीन बना के दिए जा सकते हैं। इतनी ज्यादा कैपेसिटी दुनिया के अंदर स्टील बनाने की,
या सीमेंट बनाने की या दूसरी कैपेसिटीज मौजूद है। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर शहर के अंदर बनाया जा सकता है, इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि तमाम लोग उसमें बेहतरीन सफर कर सकें। या हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, दवाइयाँ हैं या वैक्सीन, अगर आप ये देखें तो इस पर इतनी कैपेसिटी है कि तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन फ्राहम की जा सके। लेकिन सरमायादाराना निज़ाम के अंदर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुनाफे के ऊपर मबनी निज़ाम है, ये शरह मुनाफा के ऊपर मबनी निज़ाम है। और इस वजह से हम देखते हैं कि ये तमाम जो मंडी है उसको देखते हुए जो है मंडी के मुताबिक चीज़ों को हम देखते हैं कि जिसके पास कुव्वत खरीद है मिनट इस 45 मिनट गुजर चुके हैं आपके। बस उपचर करते हैं इसको, जो मंडी के अंदर जितनी सलाहियत मौजूद है कुव्वत खरीद की, उस वो मार्केट ड्रिवन जो है वो सिस्टम है, और मार्केट की फोर्सेस जो है वो सारा इसको कंट्रोल करती है। इसको कोई रैशनल जो सोच के मुताबिक या मनसूब प्लान के मुताबिक इस निज़ाम के अंदर नहीं चला जाता कि इतने लोगों को कपड़े की जरूरत है तो इतना कपड़ा प्रोड्यूस किया जाए, इतने लोगों को मकानों की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, खुराक की जरूरत है तो इतने लोगों के लिए रोटी, खुराक या कपड़ा बनाया जाए। बल्कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने, और पहली बात तो ये है कि जितने लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है वो मार्केट का हिस्सा ही नहीं है, वो मार्केट से बाहर होते चले जाते हैं। जैसे अगर इंडिया की 1.25 अरब से ज्यादा आबादी है तो उसमें तकरीबन 40-50 करोड़ लोग ही मार्केट का हिस्सा है। बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आबादी का वो मार्केट से ही बाहर है, कि उनके पास कुव्वत खरीद ही नहीं है कि वो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीद सकें या घर खरीद सकें या और जिंदगी की बाकी लवाजमात जो है वो खरीद सकें। दूसरा, हमें नजर आता है कि जितनी तेजी से प्रोडक्शन एक्सपैंड करती है, जितनी तेजी से इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है, और जितना एक सरमायादारी के अंदर तेज तरीन प्रोसेस है एक्सपेंशन का, कि वो सरमाए का इर्तिकाज है नई टेक्नोलॉजी के अंदर, नई इंडस्ट्री के अंदर एक्सपैंड करना, और बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंशन, अगर पिछले आप 100-200 साल में देखें तो बहुत तेजी के साथ सरमायादारी ने ज़राए पैदावार को तरक्की दी है और नई डेवलपमेंट्स की है। लेकिन उसके साथ जो मार्केट की एक्सपेंशन है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। ये जरूरी नहीं है कि जो मार्केट्स हैं आलमी सतह पर वो भी उस तेजी से एक्सपैंड करें, या किसी भी मुल्क की मंडी है या किसी एक प्रोडक्ट की मंडी है वो उस तेजी से एक्सपैंड करे। जिस तरह एंगल्स ने कहा था कि अगर जो प्रोडक्शन फोर्सेस हैं वो ज्योमेट्रिकली एक्सपैंड करती हैं, यानी कि वो दो की ताकत से एक्सपैंड कर रही हैं, तो मार्केट मुमकिन है कि रिथमेटिकली जरब करे या जमा के उसमें एक्सपैंड करे। तो ये एक बड़ा फर्क है जिसकी वजह से हम नजर आता है कि ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस बार बार सरमायादारी में पैदा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बहरानों का जन्म इस निज़ाम के अंदर हमें नजर आता है। और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए इसको काबू नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर एक प्लान इकोनॉमी से इसको रिप्लेस कर दिए जाए, ये जो एक मंडी का निज़ाम है और तमाम तर ज़राए पैदावार जो है वो मेहनत कश तबके की इज्तिमाई मलकियत में आ जाए, तो एक रैशनल प्लान के जरिए जो है वो इस ओवर प्रोडक्शन के क्राइसिस को बुनियादी तौर पर जो सरमाया और मेहनत का तजाद है वही खत्म हो जाएगा। जो सरप्लस वैल्यू का तजाद है, प्रॉफिट्स का तजाद है गैर अदाशुदा उजरतों से, और जो उजरतों का और मुनाफे का तजाद है, वो सारे तजादात ही बुनियादी जो है वो खत्म हो जाएंगे। और जो यूज वैल्यू का और एक्सचेंज वैल्यू के अंदर जो सारा हमें तजादात नजर आते हैं, तो ये जो सारे तजादात हैं वो एक सोशलिस्ट प्लान इकोनॉमी के अंदर खत्म किए जा सकते हैं। जब तक सरमायादारी मौजूद रहेगी ये तजादात किसी भी सूरत में खत्म नहीं होंगे। और उस हवाले से हम देखते हैं कि वो मुसलसल ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस मुख्तलिफ शक्लों में अपना इजहार करता रहेगा। और उसमें हमें नजर आता है कि उसके आजकल के दौर के अंदर जब पहले तो ये था कि माल बना हुआ पड़ा हुआ है गोदामों के अंदर, कपड़ा बना हुआ पड़ा हुआ है और सड़ा है, और 1929 का में हमने देखा कि खुराक बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी, या कपास और गंदम बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी, दूसरी तरफ लोग भूखे थे और वो गोदामों के अंदर, पाकिस्तान में हमें अक्सर नजर आता है कि गंदम गोदामों में पड़ी सड़ रही होती है, लोग भूख से मर रहे हैं या आटे की लाइनों में लगे हैं, चीनी की लाइनों में लगे हैं, क्योंकि चीनी ज्यादा पैदा इस पाकिस्तान में इस तरह कह रहे हैं जी बम्पर क्रॉप हो गई है, गंदम जो है जितना टारगेट तो उससे ज्यादा पैदा हो गई, लेकिन उसके बावजूद आटे का बहरान मौजूद है पाकिस्तान में। भूख जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे लोग हैं जो 2-2 3-3 दिन खाना नहीं मिलता, बल्कि भूख की वजह से लोग खुदकुशियां
करने पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर जो पंजाब का दारुल हुकूमत है और जहाँ पे कहा जाता है कि पंजाब में बहुत जरखेज जमीन है, वहां पे भूख की वजह से लोग बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं। तो वो जो किल्लत है वो पूरी नहीं हो रही। तो वो हम समझते हैं कि इस सरमायादारी के अंदर ये बहरान जो अगर जायद पैदावार हो भी जाती है तो वो फिर स्टॉक कर ली जाती है। दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि आलमी सतह पे अब ओवर कैपेसिटी का भी एक क्राइसिस बन जाता है कि जैसे नेस्ले दूध बनाती है, दही बनाती है या दूसरी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन वो मार्केट का एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर वो पैदा ही नहीं करते। मसलन अगर वो नेस्ले शेखुपुरा में या कबीरवाला में मौजूद है और वो अपनी मार्केट का सर्वे करते हैं और उनको लगता है कि डिमांड कम है, तो वो उतना दूध और दही बनाते ही नहीं है प्रोडक्ट्स। तो वो अपनी कैपेसिटी का 80% यूटिलाइज कर लेते हैं या 60% तक भी यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो वो भी ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है, लेकिन वो उसकी शक्ल ओवर कैपेसिटी के क्राइसिस में बन जाती है। या गाड़ियां पैदा करने की सलाहियत मौजूद है लेकिन उनको नजर आ रहा है कि सेल चूंकि नहीं होगी, तो वो इतने बड़े पैमाने पे जो फैक्ट्री है वो बंद। पिछले सालों में हमने देखा है कि फैक्ट्रियां ही जनरल मोटर्स ने अमेरिका में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद की हैं और हजारों मजदूरों को बेरोजगार करके घर भेज दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि भाई ये आगे सेल ही नहीं होगी। तो वो भी ओवर प्रोडक्शन का एक क्राइसिस है वो, लेकिन ओवर कैपेसिटी के अंदर नजर आता है कि एक तरफ लोगों को गाड़ियों की जरूरत है, लोगों को और चीजों की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वो फैक्ट्रियां खाली पड़ी हुई हैं, मजदूर बेरोजगार घरों के अंदर बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास किराया घर का देने के पैसे नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। दूसरी तरफ जो है वो लोगों को जरूरत भी मौजूद है। तो ये हम नजर आता है कि सरमायादारी के अंदर ही ऐसा बहरान जन्म ले सकता है और लेता है और बार बार लेता है। और एक दफा अगर इस बहरान पर काबू पा लिया जाता है और जब स्लम के अंदर हम देखते हैं कि चूंकि कीमतों मुसलसल फिर चूंकि सरमायादार अपने मुनाफों को कायम रखने के लिए, बहाल रखने के लिए कीमतों के अंदर कमी कर देते हैं, चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं या और दूसरे तरीकों से रियासती इमदाद से सरमायादारों को सपोर्ट की जाती है किसी तरीके से, तो वो इस बहरान से फिर किसी न किसी तरीके से निकलते हैं जब, तो फिर दोबारा वो एक नए बहरान की बुनियाद रखते हैं। तो ये एक साइकिल है जो हमें बूम और स्लब का नजर आता है, जिसकी बुनियाद ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस नजर आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर जी एक लंबे पीरियड आते हैं और कभी बहरान आता है तो फिर वो नागुज़ीर तौर पर बूम के अंदर चला जाएगा और फिर स्लम्प आ जाएगा और अल्टीमेटली ये सरमायादारी अपने आप को इक्विलिब्रियम के अंदर ले आती है और एक तवाज़ुन कायम रहता है। वो झूठ है सब, सरमायादारी के अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होता। सरमायादारी दर हकीकत हम देखते हैं कि पैदावारी कुव्वतों को तबाह करके फिर तमीर करती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी साथ साथ है। कि दूसरी आलमी जो 1929 का बहरान दूसरी आलमी जंग से कैसे पूरा हुआ कि दूसरी आलमी जंग ने ज़राए पैदावार को तबाह किया, बर्बादी हुई, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रियां तबाह हुई, ज़राअत बड़े पैमाने के ऊपर हमें तबाह होती हुई नजर आई पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरे जो थे ज़राए पैदावार वो बड़े पैमाने के ऊपर तबाह हो रहे थे, जिसकी वजह से वो बहरान आया। इसी तरह जब हम नजर आते हैं कि 2008 का बहरान आया तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी सूरत हाल बनी कि चीजें तबाही की तरफ गई और फैक्ट्रियां बंद होने की तरफ गई। अभी भी आप देख लें कि हमने पिछले साल देखा कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो इंडस्ट्री है वो बंद हुई है चाइना के अंदर, और स्टील की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है चाइना में बंद कर दी गई हैं, जहाँ पे 50-50 हजार वर्कर्स काम करते थे, जहाँ पे 1-1 लाख वर्कर्स काम करते थे, वो फैक्ट्रियां स्टील की बंद कर दी गई हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। हालांकि चाइना बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, अपनी जो बहरान है उसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है पाकिस्तान में, दूसरे दुनिया के ममालिक में सी पैक बना रहा है और इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो बहरान से काबू नहीं पा सकते। तो यानी कि बहरान से निकलने के लिए ज़राए पैदावार को तबाह करना पड़ता है, बर्बादी फैलानी पड़ती है, जंगें करनी पड़ती हैं, इंडस्ट्री बंद करनी पड़ती है, जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है उसको तबाह करना पड़ता है, उसको जंग आलूद करना पड़ता है, जो मेहनतकश है उनको बेरोजगार करना पड़ता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर सरमायादारी जो है वो बहरान से बाहर निकलती है। यानी कि सरमायादारी जो ज़राए पैदावार बनाती है, जो तख्लीक करती है, तरक्की देती है, उनकी तबाही भी साथ साथ कर रही होती है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन डायलैक्टिकल जो है वो सरमायादारी निज़ाम के अंदर नजर आता है।
कि वो ज़राए पैदावार की सिर्फ तरक्की नहीं कर रहे, उसको तबाही भी कर रहे हैं, और इंसानियत की तरक्की के अंदर एक रुकावट बने हुए हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को जरूरत है अशिया की, कमोडिटीज की, लेकिन वो पैदा नहीं की जा रही। उस हवाले से हम नजर आता है कि ये सारा जो एक इक्विलिब्रियम की बात की जाती है कि सरमायादारी इक्विलिब्रियम हासिल कर लेती है, तवाज़ुन हासिल कर लेती है, वो गलत है। या कि इस्लाम के बाद अगर बूम भी आ जाता है तो वो अपने आप को जस्ट कर रही होती है, वो दर हकीकत लोगों की लाशों के ऊपर एडजस्ट कर रही होती है, और दर हकीकत ज़राए पैदावार की तबाही के ऊपर दोबारा बूम। जिस तरह अब आप देख लेंगे कोरोना पेंडेमिक के अंदर हमने देखा है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर रोजगार तबाह, लाखों नहीं करोड़ों रोजगार तबाह हुए हैं। बल्कि आलमी सतह पर यह था कि पिछले साल तकरीबन 1.7 अरब लोगों का रोजगार जो है वो मुतासर हुआ है, और बहुत से जो डेली वेजर्स थे पूरी दुनिया के अंदर, जिनकी तादाद भी तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा बनती है, उनका रोजगार शायद दोबारा मिले ही ना कभी भी उनको। इतने बड़े पैमाने के ऊपर जराए, और इसी तरह छोटा कारोबार, छोटी इंडस्ट्री और छोटा सरमायादार वो खत्म होता चला जाता है। और सरमायादारी में हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लासेज है वो मुसलसल नीचे मजदूर तबके के तरफ शामिल होती है। दूसरी तरफ सरमायादारी में जो हमें एक रुझान नजर आता है कि दौलत का कम से कम हाथों के अंदर जो है वो इर्तिकाज होता है, और वो हमें अपनी इंतहाओं पे नजर आ रहा है। जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी दौलत के अंदर एक साल में 300 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हो जाता है, जिसमें जेफ बेजोस और चंद ये 5-7 लोग हैं, जिसमें इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, और ये लोग हैं। और इनकी दौलत जो है वो 100 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर और 300 अरब डॉलर तक जा रही है। उनकी कंपनियों की मालियत जो है वो 1,000-1,200 अरब डॉलर। जबकि दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो मिडिल क्लास से मेहनत के तबके की तरफ जा रहे हैं, और प्रोलतारिये। तो दो तबके जो है वो अल्टीमेटली फिर हमें नजर आता है कि जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग हैं जो प्रोलतारिया की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो हम देखते हैं कि अमीर और गरीब की जो खलीज है वो मुसलसल वसी होती चली जाती है इस निज़ाम के अंदर, जो फिर हम समझते हैं कि इस नए बहरानों का बायस बनती है, कि जिसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के पास वो कुव्वत खरीद नहीं होती जिससे वो खरीद सके उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उनके इस्तेसाल के जरिए ही, उनकी मेहनत का जो अमेजोन का मालिक है वो लाखों मजदूरों का इस्तेसाल करके ही वो अमीर तरीन आदमी बना है, या बिल गेट्स है या और लोग। उस हवाले से हम समझते हैं कि ये बहरान सरमायादारी के अंदर नाकाबिले हल है। जब तक सरमायादारी मौजूद रहेगी ये बहरान किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद रहेंगे, और ये हल नहीं हो सकते। तो इसमें जितने भी निकलने की कोशिश की जाएगी, चाहे कर्जे लेकर नोट छाप के, हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो भी हल नहीं, क्योंकि अगर आपने नोट छाप के पैसे उंडेलने हैं मार्केट में, उससे एक तो इन्फ्लेशन पैदा होगी, जिससे जो हकीकी वैल्यू है उसकी करेंसी की वो कम होगी, और या जो मजदूर जिनसे वो चीजें खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू के अंदर जो है वो कमी आएगी। और सिर्फ नोट छापने से मसला हल नहीं होगा। और अगर आप किसी कर्जा लेके वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करके हल करते हैं, तो वो भी आपने जिस तरह पाकिस्तान IMF से कर्जा लेके, दुनिया से दूसरे ममालिक से कर्जा लेके एग्जिस्ट करता है, कि वो कर्जा जो है वो सूद समेत वापस करना होता है फिर ना किसी पे। तो वो भी आप जिस तरह हम कहते हैं कि जी उजरतों में इजाफा करके और दूसरे तरीके से ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस हल किया जा सकता है, वो नहीं किया जा सकता। वो अल्टीमेटली एक तबाही और बर्बादी फैला के फिर उसमें जो सरमायादार बच जाते हैं, जो अपने मुनाफों में इजाफा कर पाते हैं, वो उसमें से निकलते हैं, लेकिन फिर वो एक बड़े बहरान की बुनियाद रखते हैं, और फिर वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस जो है वो हमें अपना असरात मरतब करता हुआ नजर आता है। ये एक साइकिल है सरमायादारी का, जो एक बहरान ज़दा साइकिल है, और ये बहरान लाखों लोगों की जिंदगियों के अंदर अपने असरात मरतब करता है। और इसका हल यही है कि इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए, जो सरमाए और मेहनत का तजाद है। तमाम तर जो ज़राए पैदावार हैं वो इज्तिमाई मलकियत में हों, और एक मनसूबा बंदी के ज़रिए चलाया जाए, ताकि ये जो एक इंसानी तारीख में एक नया अमल है कि ओवर प्रोडक्शन वो ख़त्म हो, और जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो ज़रूरत के मुताबिक लोगों की जाए, और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, और एक तरक्की और खुशहाली का और माशरे को पूरी दुनिया के अंदर कायम किया जा सके, जो सोशलिस्ट इनकलाब के बगैर मुमकिन नहीं। थैंक यू। मैं सेशन और स्कूल के समअप के लिए कमेंट आदम पाक से गुजारिश करूंगा कि वो बहुत शुक्रिया कॉमरेड्स, और बड़ी ही अच्छी कंट्रीब्यूशंस भी आई हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं। और
मैं चाहूंगा कॉमरेड्स थोड़ी सी तवज्जो दें जो सारी डिस्कशन है इसके हवाले से, और जो सवाल आए हैं मैं उसमें एक बात बड़ी अहम करना चाह रहा हूँ और काबिल तवज्जो है कि उसमें कंफ्यूजन है एक, जो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि क्लियर करने की जरूरत है। जो हम ये टॉपिक की जो बुनियाद है उसको समझने की जरूरत है कि ये ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस जो है वो है क्या। उसकी एक मिसाल मैं मसलन देता हूँ कि कामरेड्स ने गंदम की बात की कि गंदम ज्यादा है, गोदामों में पड़ी गल रही है, और जाहिर है हम उसकी, और लोग दूसरी तरफ भूखे हैं, आटा नहीं है, इसकी हम मजम्मत करेंगे। और कोई भी जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान है, वो इसकी मजम्मत करेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं और जिसके लिए ये सेशन है कि वो सरमायादार के लिए भी ये बहरान है। अगर गंदम गोदाम के अंदर पड़ी पड़ी गल के सड़ जाती है और जाया हो जाती है, तो ये सरमायादार इसको कैसे देखता है, या ये हुकूमत और ये हुकूमती मशीनरी और सरमायादाराना निजाम उसको कैसे देखता है, उसके लिए कैसे बहरान है। उसके लिए ये बहरान है कि सरमायादार चाहता है कि ये गंदम जो उसका रेट है मार्केट में उसमें सेल हो जाए, कि कोई भी गंदम का एक दाना भी गोदाम के अंदर ना गले ना सड़े, और जो गंदम का रेट इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो उसके ऊपर सारी गंदम सेल हो जाए। और अगर वो नहीं सेल होती तो फिर हम उसको कहेंगे कि ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है। और सरमायादार चाहता है कि उसने जितना कपड़ा बनाया है और जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है, उसके ऊपर वो सारा कपड़ा सेल हो जाए, वो सारी गाड़ियां सेल हो जाएं, वो सारा जूते सेल हो जाएं, वो सारे घर सेल हो जाएं, सीमेंट सेल हो जाए, लोहा सेल हो जाए। लेकिन वो नहीं होता तो फिर हम उसको ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस कहते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है कि सरमायादारी निजाम के अंदर सरमायादार के लिए जो क्राइसिस बनता है जो निजाम के लिए, वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस किस तरह देखते हैं। जब हम एक मार्क्सिस्ट उसको देखेगा, जब एक रेवोल्यूशनरी उसको देखेगा, वो तो जाहिर है कि उसको यही देखेगा कि लोगों की एक जरूरत मौजूद है, एक लोगों की ये ज़राए पैदावार पे कब्जा करके या छीन के इनको लोगों के अंदर इसको देना चाहिए। लेकिन सरमायादार उसको कैसे देखता है और ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस कैसे बनता है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो गंदम अगर गोदाम में पड़ी हुई है और वो नहीं बिक रही और सरमायादार की गंदम गलती जा रही है गोदाम के अंदर, तो वो उसके लिए क्राइसिस की कंडीशन है। और उसके लिए जो बोर्जुआ इकोनॉमिस्ट हैं, बोर्जुआ मईशतदान है, वो क्या कहते हैं कि गंदम नहीं बिक रही, लोग नहीं खरीद पा रहे, क्या करें। वो ये नहीं कहेंगे कि गंदम फ्री में लोगों को दे दे। ये कभी भी किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं कहा कि जी गंदम गल रही है तो ये लोगों में फ्री बांट दी जाए, आटा फ्री बांट दिया जाए, या और जो चीजें हैं वो नहीं नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हल पेश करते हैं, मुझे कहते हैं जी लोगों की कुव्वते खरीद में इजाफा अगर कर दिया जाए तो लोग जिस तरह भी बजट में हमें नजर आ रहा है कि जी तनख्वाहों में इजाफा कर दो, या ऐसा करो कि नोट छापने शुरू कर दो मुल्क के अंदर, या शरह सूद उन्होंने गिराई है, और जो है अफरात ज़र के अंदर कमी करने के मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की कुव्वते खरीद के अंदर इजाफा किया जाए। लोगों की उजरतों में इजाफा अगर सरमायादार तो नहीं कर रहे, सरकारी सतह के ऊपर जबरदस्ती उन्होंने जो है वो उजरतों में इजाफा करवाया। उसके अलावा उन्होंने जो है और दूसरे हरबे सरमायादार इस्तेमाल कर सकता है। टैक्स जो है वो सरमायादारों पे आज तक तो नहीं लगे, लेकिन उसमें आलमी सतह पर जिस तरह बात हो रही है G7 में कि जी सरमायादारों पर टैक्स लगा देंगे और ये लगा देंगे, लेकिन उससे भी अल्टीमेटली जो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस खत्म नहीं होगा। वो अपनी इन्वेस्टमेंट में अपने प्रॉफिट्स में कट्स लगाएंगे सरमायादारों के, वो यही कहते हैं। इसी तरह वो दूसरा तरीका ये है कि जो अवाम को दी जाने वाली सब्सिडीज है उसमें इजाफा कर दिया जाए, जी आटे के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए, चीनी के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए, बिजली पे चीजों पे सब्सिडी दे दी जाए ताकि लोगों की कुव्वते खरीद बढ़ाई जा सके। तो इस किस्म के हल जो है वो सरमायादाराना मीशत में नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं कि उनको लगता है कि ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है, कि लोगों की चीजें इसलिए फरोख्त नहीं हो रही कि लोगों की कुव्वते खरीद नहीं है। लोगों की अगर कुव्वते खरीद बढ़ा दी जाए, अगर लोगों की कंजम्पशन बढ़ा दी जाए, कि जिसके पास जो एक रोटी खाता है वो दो रोटियां खानी शुरू कर दे, या जो एक कपड़ा पहनता है उस तरह लोगों की कंजम्पशन किसी तरीके से बढ़ा सके, या अपनी मार्केट को। दूसरा एक बहुत अमूमी तरीकाकार होता है कि वो मार्केट को एक्सपेंड करते हैं क्रेडिट के जरिए, कर्जे दे के।
कि एक शख्स है, एक जो जॉब करता है लेकिन गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो उसको फिर कर्जा देते हैं कि भाई आप 2 साल में 5 साल में पेमेंट करके आप गाड़ी खरीद सकें। आप फ्रिज नहीं खरीद सकते, आप मोटरसाइकिल टीवी नहीं खरीद सकते, तो आप किस्तों के ऊपर खरीद लें, क्योंकि यकमुश्त आप इतनी बड़ी रकम नहीं अदा कर सकते, तो आप एक एक महीने का अंदर थोड़ी थोड़ी रकम अदा करके 1 साल में 2 साल में जितने भी अरसे में, तो ये भी एक कुव्वते खरीद बढ़ाने का तरीकाकार अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे भी हमने देखा है कि बहरान सिर्फ ये होता है कि टाला जा सकता है। बहरान सरमायादार के लिए ये होता है कि आज बहरान नहीं आया तो अगले साल बहरान आ जाएगा, ये उससे अगले साल। ये अमेरिका में, यूरोप में हमने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्रेडिट, और बेसिकली 2008 का जो क्राइसिस था वो यही था कि क्रेडिट इतना ज्यादा हो गया था कि वो कर्जे फिर अल्टीमेटली वापस नहीं हो सकते थे, और पूरी की पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई। तो ये ओवर जो क्रेडिट्स क्यों दे रहे हैं लोगों को, कर्जे क्यों दे रहे हैं, ये आप गवर्नमेंट कह रही है हम सस्ते कर्जे देंगे, ये करेंगे, या माइक्रो फाइनेंसिंग आमतौर पर आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर हो रही है, तो वो ज्यादातर कंजम्पशन को बढ़ाने के एक तरीकेकार का होता है कि जो ओवर प्रोडक्शन सरमायादार को लगता है कि मैं इतनी चीजें पैदा कर रहा हूँ तो लोग खरीद नहीं रहे, तो गवर्नमेंट या क्रेडिट से या बैंकों के जरिए या और दूसरे जराए से वो चीजें किसी तरह खपती चली जाएं। या अगर हम गंदम की मिसाल ले रहे हैं तो गंदम आटा खरीदने के लिए लोगों को कर्जा दे दिया जाए या सब्सिडी दे दी जाए या कोई और दे दिया जाए, तो उससे ओवर प्रोडक्शन का मसला हल हो जाए। लेकिन हमने जो बात मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं कॉमरेड्स को हम कहना चाहता हूँ कि हमने जो बात की है कि वेजेस की वजह से क्राइसिस नहीं होता, कि जो कॉमरेड का सवाल भी है कि अंडर कंजम्पशन क्या होती है, कि अंडर कंजम्पशन की वजह से क्राइसिस नहीं है, कि क्राइसिस इसलिए नहीं है कि लोग कम चीजें गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं या कम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम जूते और कारें इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडर कंजम्पशन यही है कि जितनी कंजम्पशन मार्केट में होनी चाहिए उससे कम कंजम्पशन, कम खपत हो रही है, उस वजह से क्राइसिस। हम अगर वो वेजेस बढ़ा भी दी जाएंगी, सारा कुछ कर भी दिया जाएगा, उसके बावजूद जो मार्केट है वो प्रोडक्शन के तनासब से एक्सपैंड नहीं कर रही, कि मंडी उस तरह ग्रो, अगर पाकिस्तान में गंदम फॉर एग्जांपल गोदामों में पड़ रही है तो इसका एक और हाल भी ये है कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। इसको बहुत से दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे शायद गंदम वो खरीदना चाहते हो कि पैदावार ना हो, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो उससे भी खैर उसमें फिर वो दूसरी ममालिक से, दूसरे लोगों से उनका कंपटीशन आएगा, दूसरे लोग जो गंदम बेचना चाह रहे हैं, और उसमें भी एक गंदम का रेट, और वो फिर आलमी सतह के ऊपर हमें नजर आता है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी का फिर जब क्राइसिस बन जाता है, जैसे अब अजनास का आलमी सतह के ऊपर हम देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, या तेल की कीमतें हम देखते हैं कि बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो ये एक प्रोसेस जो है वो हमें नजर आता है कि अगर एक्सपोर्ट भी गवर्नमेंट गंदम करना शुरू कर देती है, उसके बावजूद जो गंदम की पैदावार है वो उसकी मार्केट से और जो डिमांड है, और उसमें जो अक्सर बोर्जुआ इकोनॉमिस्ट और जो इस्तेमाल करते हैं, मार्क्स से पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इफेक्टिव डिमांड है कि जी इफेक्टिव डिमांड नहीं है इसलिए क्राइसिस है। तो मार्क्स ने कहा था कि सरमायादारी में डिमांड होती ही इफेक्टिव डिमांड है, उसके अलावा कोई डिमांड का वजूद नहीं है, कि जो लोग कुव्वते खरीद रखते हैं उनको ही डिमांड कंसिडर किया जाता है सरमायादारी। जिसके पास पैसे नहीं है जेब में कपड़ा खरीदने के, आटा खरीदने के, जूता खरीदने के, उसको मार्केट का हिस्सा नहीं समझा जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सरमायादार के नुक्ता नजर से देखना है कि क्राइसिस यूएस निज़ाम के नुक्ता नजर से देखना है। वैसे अगर इंसानी नुक्ता नजर से और एक तारीखी नुक्ता नजर से, एक मार्क्सिस्ट जो रेवोल्यूशनरी है उसके नुक्ता नजर से देखें, तो वो तो हमें जो कॉमरेड ने बताया है कि बात भी रखी है कि सरप्लस वैल्यू जनरेट, और उसकी वजह जो है सरप्लस वैल्यू जनरेट हो रही है, उसमें मेहनत और सरमाए का तजाद है, और वो सारी बातें हैं, और उसको ज़ाहिर है सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करके ही खात्मा किया जा सकता है। लेकिन जो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है और जो इस निज़ाम के बहरान की बुनियाद है, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो सरमायादार के नुक्ता नज़र से ओवर प्रोडक्शन है, वो सरमायादार के नुक्ता नज़र से इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है कि उसकी आगे जिस तरह कॉमरेड सनाउल्लाह बात कर रहे थे कि वो परचेज और सेल का डिफरेंस है, इसको मार्क्स ने बड़ी तफसील से बयान किया दास कैपिटल में, और कि परचेज और सेल का एक प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सरमायादाराना निज़ाम में, कि मोबाइल कहाँ पे बन रहे हैं या मोबाइल के
स्पेयर पार्ट्स, स्क्रीन, चिप्स, इसके प्रोसेसर वगैरह कहीं और बन रहे हैं और उसकी सेल कहीं और हो रही है और वो एक दूसरे का गैप बन गया, लेकिन वो इसी निज़ाम का हिस्सा है। और दो कॉम्प्लीमेंट्री फेजेस हैं। ये मार्क्स ने बड़ी तफसील से इसको बयान किया है कि परचेज और सेल जो है वो जो उसको उसने एमसीएम और वो सारी उसने डिस्कशन है ग्रास कैपिटल में कि मनी कमोडिटी, मनी के परचेज और सेल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फेज है कि अगर प्रोडक्शन आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, धागा बनाते जा रहे हैं धागा बनाते जा रहे हैं, वो आगे से कपड़ा बन रहा है, वो आगे से गारमेंट्स में जा रहा है, लेकिन वो सेल अगर नहीं हो रहा, धागा तो सेल हो रहा है लेकिन फिर आगे कपड़ा फिर आगे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो आगे गारमेंट्स बन के सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें उसको अल्टीमेटली उसने रियलाइज करना है। और उसके अंदर जो है वो कमोडिटी का जो एक मेटामॉर्फोसिस है, वो हम समझते हैं कि वो कंप्लीट नहीं होता जब तक वो परचेज और सेल का वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो उसके अंदर जितनी स्प्लिट होती जाती है, जितनी फर्क आता जाता है एक कॉटन से लेके गारमेंट्स तक का, तो वो उतना ही बड़ा जो है वो बहरान की फिर हम समझते हैं कि बुनियाद रखता चला जाता है कि कॉटन पैदा हो रही है, धागा पैदा होता चला जा रहा है, कपड़ा पैदा होता चला जा रहा है, लेकिन आगे सेल उसकी नहीं हो पा रही और वो एक ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस बन जाता है। तो वो हम देखते हैं कि जो सेल और परचेज का जो एक स्प्लिट है वो अपने आप को फिर खत्म करती है और एक वननेस उसकी जो है डायलेक्टिकल उसका एक प्रोसेस जो है वो मार्क्स ने चैप्टर 3 है कैपिटल वॉल्यूम 1 का, जिसमें ये बड़ा मशहूर पैराग्राफ है कि वो जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें जो एक डायलेक्टिकली जो एक स्प्लिट हो रही है परचेज और सेल के अंदर, उसको अपने उल्ट में तब्दील होती है और उसकी जब वो इकट्ठा होकर एक वननेस में नजर आता है तो वो फिर एक क्राइसिस हमें ओवर प्रोडक्शन का उसके अंदर नजर आता है। और उसमें जो तमाम तर एंटीथीसिस हैं कमोडिटी, एक कमोडिटी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीथीसिस है, उसमें यूज वैल्यू और वैल्यू का कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें प्राइवेट लेबर का और सोशल लेबर का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें एक पर्टिकुलर लेबर का और एक एब्स्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्ट्रडिक्शन है एक ही कमोडिटी के अंदर, एंटीथीसिस है उसके अंदर। और उसके अंदर हमें जो है वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और का है कि ऑब्जेक्ट्स जो है जो कमोडिटीज हैं वो पर्सोनिफाई हो जाती हैं और जो इंसान है वो थिंग्स बन जाते हैं, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आता है कमोडिटी के अंदर। तो वो सारे फिर जो है वो एक प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस का डेवलप होता है और वो एंटीथीसिस फिर अल्टीमेटली एक क्राइसिस के अंदर अपने आप को पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइसिस जो है वो डेवलप होती है इस सारे कॉन्ट्राडिक्शंस में, और वो अल्टीमेटली जो एक इजहार करती है अपना उस क्राइसिस के अंदर ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, जितने तजादात हैं एक कमोडिटी के अंदर, जितने तजादात हैं वो अपने आप को एक क्राइसिस के अंदर की तरफ जो है वो लेके जाते हैं और वहां पे हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये तमाम जो रिश्ते हैं वो क्राइसिस। लेकिन यहाँ पे जब हम ओवर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको एक रेवोल्यूशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर प्रोडक्शन को देखना और एक सरमायादार के नुक्ते नजर से, सरमायादाराना निजाम के नुक्ता नजर से, इस पे जो बैठे हुक्मरान तबके के नुक्ते नजर से ओवर प्रोडक्शन को देखना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं और इसको फर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हम जो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो सरमायादाराना निजाम का ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है, जिसमें सरमायादार को लगता है कि उसकी तमाम चीजें बिक जानी चाहिए लेकिन नहीं बिक रही, इसकी वजह से वो देखता है कि ये क्राइसिस है। दूसरा काम हमने सवाल किया कि प्रॉफिट अगर खत्म हो जाएगा तो सिस्टम कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल सरमायादारी सरवाइव नहीं करेगी, सरमायादारी की बुनियाद मुनाफाखोरी के ऊपर है, कदरे जायद में छोड़ने के ऊपर है, सरप्लस वैल्यू, और वो सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट की अंदर फिर अपने आप को एक्सप्रेस करती है, रियलाइज करती है। तो सरमायादार अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अगर बर्गर बना रहा है मैकडोनल्ड तो वो इसलिए नहीं बना रहा कि लोग बर्गर खा के उसकी तारीफ करें और कहेंगे बड़ा अच्छा बर्गर बनाता है, वो पैसे बनाने के लिए बर्गर बना रहा है। अगर कोई कपड़ा बना रहा है तो वो या जूता बना रहा है तो इसलिए नहीं कि लोग कहें ये बड़े अच्छे जूते बनाता है, वो पैसा बनाने के लिए जूता बना रहा है, वो पैसा बनाने के लिए गाड़ी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। और जो हम समझते हैं कि पैसा जो सरमायादारी को खत्म करके
ही सोशलिज्म के अंदर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, उसमें नीड होगी कि लोगों को कपड़े की जरूरत है, जूते की जरूरत है और गाड़ी की जरूरत है, घर की जरूरत है, इसलिए ये चीज बनाई जाए। और उसमें फिर नजर आएगा कि जो कपड़ा बनाएगा वो इसलिए कपड़ा बनाएगा कि वो कपड़ा समाज के फायदे के लिए बनाना चाहता है। अगर कोई मजदूर सोशलिज्म के अंदर कार फैक्ट्री में या बस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि बसों की जरूरत है उस समाज को। अगर सोशलिज्म में कोई मजदूर रेलवे में काम कर रहा है, वापडा में काम कर रहा है, तो इसलिए कि समाज को बिजली की जरूरत है, रेल की जरूरत है, पैसों के लिए नहीं कर रहा। जो प्राइवेटाइजेशन ये रेलवे की वापडा की भी करने जा रहे हैं, और जो प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, उसका मजदूर उसका जो मालिक है वो पैसे के लिए वो टेक्सटाइल बना रहा है और बाकी चीजें बना रहा है, जो कि सोशलिज्म में जो मकसद है पैदावार का वो तब्दील हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे कामरेड फरहान की कंट्रीब्यूशन में उन्होंने पॉइंट उठाया टेंडेंसी ऑफ द रेट फॉल ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट, के जो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बहस मार्क्सिस्ट हलकों के अंदर रहती है, और उसके बहुत ही ज्यादा उसको मुबालगा राय की तहत देखा जाता है, और इसके मुख्तलिफ मतलब और मुख्तलिफ तशरीहात करने की कोशिश की जाती है। और कहा जाता है कि जी मार्क्स ने इसको कहा कि जी सबसे बुनियादी कानून है, हालांकि मार्क्स ने पूरे 3 वॉल्यूम्स में इसका तीसरे वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा जिक्र किया है, और उसकी जो ये कोटेशन लेते हैं वो भी ग्रंडरिज से है, जो उसने मार्क्स ने शाया नहीं करवाई थी, उसकी डायरी है, यहाँ से लेते हैं। तो उसमें रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो गिरता भी है एक लंबे, उसमें जो है वो एक लंबे पीरियड की बात होती है, 50 साल के अरसे की, 100 साल के अरसे की, कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो अमूमी, और फिर उसमें किसी एक शोबे के रेट ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही कि मोबाइल कंपनी के या कपड़े की या गाड़ी का या स्टील इंडस्ट्री की, उसमें अमूमी पूरे निज़ाम के या मुल्की मीशत की या आलमी मीशत के रेट ऑफ प्रॉफिट की बात होती है कि वो अमूमी तौर पर गिरता है। लेकिन ये एक टेंडेंसी है, ये कोई कानून नहीं है, ये एक रुझान के तौर पर नजर आता है, और बाज़ औक़ात रेट ऑफ प्रॉफिट अमूमी तौर पर कम होने की बजाय बढ़ता भी है, खासतौर पर दूसरी आलमी जंग के बाद हमने देखा, या ये इस सदी के आगाज में सन 2000 के पहले चंद सालों में रेट ऑफ प्रॉफिट अमूमी तौर पर बढ़ता भी है, फिर बाद में बहरानों के बाद उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कमी भी आ जाती है। तो उस हवाले से इसको समझने की जरूरत है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो कामरेड ने अपनी रिलेटिव वेज का जो कंसेप्ट है कि अगर उजरतों में इजाफा भी होता है, अगर एक होती है नॉमिनल वेज के, अगर किसी मजदूर की 10,000 तनख्वाह है, वो जिस तरह अभी बजट में उन्होंने तनख्वाहें 20,000 कर दी हैं या कह रहे हैं 25,000 सिंध में कर देंगे, तो वो नॉमिनल वेजेस में इजाफा है, उसको नॉमिनल वेज कहेंगे। रियल वेज ये होगी कि उस 25,000 की कुव्वत खरीद कितनी है, क्या उस 25,000 रुपए की कुव्वत खरीद उसी जितनी जितनी 1 साल पहले थी या 5 साल पहले थी, या उसमें कमी आई है, इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट करें, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन तो 20% के करीब है अभी भी। और इसी तरह दूसरा उसकी करेंसी की वैल्यू, तो रियल वेज और होगी। और तीसरी चीज है रिलेटिव वेज, कि वो जो मजदूर फैक्ट्री के अंदर पैदावार कर रहा है, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर उसका जो हिस्सा है वो मुसलसल कम होता चला जाता है, और सरमायादार का हिस्सा जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इर्तिकाज दौलत का बढ़ता चला जाता है, कदरे जायद जो है सरप्लस वैल्यू और जो वो मजदूर पैदा कर रहा है उसमें इजाफा होता चला जाता है, सरमायादार के मुनाफे बढ़ते चले जाते हैं, और मजदूर की जो कुव्वत खरीद है वो कम से कम होती चली जाती है। उसको रिलेटिव वेज से हमें समझने की जरूरत है। तीसरी एक अहम बात यह है कि फाइनल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म की बात की है कि सरमायादारी का हतमी बहरान कोई भी नहीं होता। ये मैं समझता हूँ आज के हद में ये समझने की जरूरत है कि हम देख रहे हैं कि 2020 में पिछले 300 साल के बदतरीन बहरान की हम बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि ये सरमायादारी का हतमी या आखिरी बहरान नहीं है। जब तक इसको उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, जब तक एक सोशलिस्ट निज़ाम से इसको मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये इसी तरह तबाही और बर्बादी फैलाता रहेगा, बहरान जो है वो फैलाता रहेगा। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि ये डिस्कशन ट्रॉट्स्की और लेनिन ने भी की थी, जब 1917 में इनकलाब हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि पहली आलमी जंग के बाद आलमी सतह पर एक बड़ा बदतरीन बहरान आया था। 1920-21 की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा क्राइसिस था वर्ल्ड इकोनॉमी में। जर्मनी की इकोनॉमी खासकर बदतरीन तबाह हो गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन थी। ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत बड़ी पैमाने पर क्राइसिस में चली गई थी, और बहुत बड़ी हड़तालें बरतानिया के अंदर शुरू हो गई थी, जो
इंडिया उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी था, उस वक्त हम देखते हैं कि इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट थी अदम ताउन की तहरीक उसको कहते हैं, लेकिन एक इनकलाबी प्रोपोर्शंस पे चली गई थी जिसमें जलियांवाला बाग का वाकया था और ये था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस बरतानिया का बढ़ा था, अमेरिका का क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था। तो उस वक्त ये डिबेट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंदर हो रही थी कि ये सरमायादारी का हातमी बहरान है, आखिरी बहरान है और अब इन सोशलिस्ट इनकलाब पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस वक्त ट्रॉट्स्की ने बड़ी अहम और डिस्कशंस की थी। उसका आर्टिकल है कैपिटलिस्ट कर्व ऑफ डेवलपमेंट और उसकी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड कांग्रेस में सारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर उसकी तकरीर है ट्रॉट्स्की की, जिसमें उसने कहा कि फाइनल क्राइसिस, और लेनिन का भी यही पोजीशन थी कि कोई फाइनल क्राइसिस नहीं होगा और सरमायादारी के पास चोर दरवाजा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वही वाकयात ने उसको उनके पोजीशन को दुरुस्त भी साबित किया। रोरिंग ट्वेंटीज आए और फिर 1929 का बहरान एक बदतरीन आया, फिर उसमें से सरमायादारी निकली। दूसरी आलमी जंग के अंदर करोड़ों लोग हलाक हो गए थे, 5-6 करोड़ से ज्यादा लोग जंग के दौरान हलाक हुए, जो जख्मी हुए उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है, कई करोड़। पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी के दहाने पे आ गई थी, जिसके बाद फिर हमें पोस्ट वार बूम नजर आता है। तो उसमें हमें नजर आता है कि वो सरमायादारी तबाही और बर्बादी फैला के फिर अपने आप को कायम रखती है। पहली आलमी जंग है, फिर उसके बाद इतनी जंगें हैं पूरी दुनिया में। तो हमें नजर आता है कि सरमायादारी जब तक मौजूद है वो तबाही और बर्बादी, जंगें, खून रेजी सब कुछ फैलाती रहेगी और इसको उखाड़ना पड़ेगा, सोशलिस्ट इनकलाब करना पड़ेगा। एक मुनज़्ज़म इनकलाबी पार्टी की तामीर बहुत जरूरी है।